नहीं की हुई थी जी। मैंने वो स्टार्ट लेक्चर अभी दोबारा की है पिछली स्लाइड से कि टाइमलाइन हमने इम्प्रूव की, बेटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमने की, टूल्स बेटर आने शुरू हुए। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हमें टाइम डेडलाइन दी जाती थी वो हम उस डेडलाइन के करीब करीब पहुंच रहे हैं। मीट अभी भी मतलब मुश्किलात होती हैं लोगों को डेडलाइन को मीट करना, बट पहुंच ही जाते हैं गिरते पड़ते करते हुए। तो कॉस्ट भी जो बजट भी लगाया जाता था तखमीना, वो भी हम उस बजट को उसके रिसोर्सेज को मीट कर पा रहे हैं। तो वक्त के साथ साथ सक्सेसफुल आ रही है क्योंकि अच्छे ट्रेन प्रोजेक्ट मैनेजर्स आ रहे हैं और स्किलफुल मैनेजर्स आ रहे हैं और सॉरी अब हम देखते हैं कि क्यों इंप्रूवमेंट आई। यही मैंने आपको बताई कि अच्छे टूल्स आना शुरू है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के वक्त के साथ साथ। और मैं आपको ये बात बताऊं, ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो इंडस्ट्री है ये इतनी पुरानी नहीं है, ठीक है। 1990s में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे काम एक्चुअली होना शुरू हुआ था। 1940s में तो हुआ था, बट वो आम बेसिस, अभी आप थोड़ा सा हिस्ट्री की हल्की फुल्की से आगे स्लाइड देखेंगे तो वो अमेरिकन जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जिस तरह आप उनकी पेंटागन की बात करते हैं तो उन्होंने मैनेजमेंट की बातें शुरू की थी, जनरल मैनेजमेंट की, बेसिकली जनरल मैनेजमेंट की बात की थी। और अब देखेंगे जब भी उनको वो कोई टास्क करते हैं आर्म फोर्सेस वाले तो वो अच्छी तरह प्लान करते हैं, उनके बैकअप्स होते हैं और उस प्लान के मुताबिक एग्जीक्यूशन कर रहे थे। तो उन्होंने जनरल मैनेजमेंट की बात की थी और कुछ फिलॉसफी देना शुरू की थी। तो वक्त के साथ साथ 80s में कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे काम करना शुरू किया, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो सके। तो 1990s में इसको कुछ कामयाबी हासिल होना शुरू हुई और 2000 में जाके पहली एक ऑर्गेनाइजेशन थी पीएमआई, आगे स्लाइड्स में जिक्र आएगा और आपने पढ़ी भी होगी। पीएमआई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी, स्टैंड्स फॉर पीएमआई स्टैंड्स फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। एक ऐसा इदारा आया जिसने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लोगों को पढ़ानी शुरू की, सिखानी शुरू की। वो एकेडमिशियन थे, मैनेजर्स थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, स्टूडेंट्स थे। उन्होंने कहा कि ये हमारे कंटेंट्स फॉलो करें और पढ़ाएं, फॉलो करें, सीखें और इससे स्किलफुल होके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके जो कंटेंट्स थे और वो आईएसओ अप्रूव्ड भी हैं, वही ये लेक्चर्स फॉलो हो रहे हैं पूरी दुनिया में। ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की लेक्चर्स यही वाले फॉलो किए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। और हमें याद है कि हम लोगों को भी पढ़ाए गए थे क्योंकि आईएसओ अप्रूव्ड है और इसके कंटेंट्स। और 2000 में पहली फ्रांस में इनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को अप्लाई, और आज 2020 है। तो आप ये अब देखें कि 2000 में ये फर्स्ट टाइम एक पीएमआई एक इदारा था, उसने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पढ़ाना और अप्लाई कराना शुरू किया। तो इट्स नॉट वेरी ओल्ड, इट्स 20 ईयर्स अगो। और हमने मुझे याद पड़ता है 2002 में मैंने एमएस में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमने पढ़ा भी था और हमें सर्टिफाइड बंदों ने पढ़ाना शुरू किया था, सर्टिफिकेशन की तरफ ही हमें कुछ करवाए थे और हमें कंटेंट्स पढ़ाए थे। तो हमने तो बड़ा फ्रेश इसके जब ये पॉपुलर थी और ये लॉन्च हुई थी तो हमने इसको एक्सपर्टीज और काम करना शुरू किया था। तो वक्त के साथ साथ अगर आप ये देखें कि सक्सेसफुल इसलिए प्रोजेक्ट हो रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। पढ़े लिखे से मतलब है जो जिन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रोफेशनलिज्म की है। पढ़ लिखा का कतन ये मकसद नहीं कि जिस तरह पढ़ा लिखा पंजाब है या पाकिस्तान में जो शरह ख्वानदगी है वो कहते हैं जी आप 50% 50%, वो लोग आते हैं जिसमें सिर्फ अपना नाम लिख सकते हैं या सिर्फ अंगूठा छाप सकते हैं। तो ये चीज़ पढ़ी लिखी नहीं होती। मैं बात कर रहा हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जिन्होंने एक्सपर्टीज ली, जिन्होंने इसमें स्किलफुल किया, जिनको ये टेक्निक्स और प्रोसेसेस आते हैं, काम करने आते हैं, तो दैट्स वाई वो सक्सेस की तरफ लेके जाते रहे। कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेट की डेफिनेशन देखते हैं। ये क्या डिफाइन करती है। ये इस डेफिनेशन में बड़ी कोर बातें हैं। और सीआर और जीआरस भी जो स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, आपको आइडिया भी हो जाता है, आप चैट सेशन में दोस्तों को देख लेते हैं तो वो बताएं कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है इस वीक से और टीचर क्लासेस ले रहे हैं। और मेरी भी क्लासेस का इन्फॉर्म करें कि लोग क्लासेस में आए, सुने, लेक्चर नोट करें, काम। अपकमिंग लेक्चर में मैंने अटेंडेंस की एक्टिविटी डाल देनी है, मैंने कोई छोटा सा क्विज डाल देना है और लाइव क्विज डाल सकता हूं। जो भी मैंने अगर 2-3 स्लाइड्स पढ़ाई हैं उसमें से कुछ पॉइंट कुछ टाइम फ्रेम बाद क्विज आ जाएगा आपके एलएमएस पे और आपको उस टाइम पे लेट से मैंने 1:15 पे क्विज सेट किया, वो आपको नहीं बताया। मैं कहूँगा जाएं जी अपने एलएमएस पे, सब लॉगिन हुए हैं, आप जाएं, आपके पास एलएमएस में आपको क्विज आ रहा है, आपकी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, आपके पास 5 मिनट है। तो आप जो ही एलएमएस पे जाएंगे वहां पर क्विज खोलेंगे, आप उसको पढ़ेंगे, फटाफट यस नो करेंगे, उसको सबमिट करेंगे। जो विद इन द टाइम फ्रेम 5 मिनट के अंदर कर लेगा या 3 मिनट के अंदर कर लेगा उसी का क्विज मार्क होगा, जो नहीं करेगा उसको 0 आएगा। तो ये ख्याल रखें कि इसमें अपकमिंग लेक्चर्स में एक्टिविटी भी आ रही है। ये सिर्फ ये नहीं है कि आप लेक्चर सुन लें या डाउनलोड कर लें तो आखिर में एक पेपर दे दें तो वो 100 मार्क्स को, ऐसा कतन नहीं है, ठीक है। तो वक्त के साथ साथ हम भी इसको आपको इन्वॉल्व करने के लिए चीजें करेंगे।
Coming towards the definition of project management, it says it's the application of knowledge, skills, टूल्स एंड टेक्निक्स, ये 4 पॉइंट्स है. उसने कहा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, जो भी एक अच्छा मैनेजर है, उसने इन 4 चीजों पे नॉलेज नहीं, कमांड एक्सपर्टीज लेनी है. एक तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नॉलेज, फिर उसको प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए स्किल्स पे अबूर होना चाहिए, जो प्रोजेक्ट मैनेजर की स्किल्स है, फिर जिन टूल्स पे उसने काम करना है, फिर जिन टेक्निक्स, टेक्निक्स का मतलब है स्ट्रैटेजीज, तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल, टूल्स एंड टेक्निक टू मीट द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, to fulfill the project requirements. This is the actual definition which has been defined in project management body of knowledge. PMBOK एक गाइड है, पीडीएफ है, मैंने आपको वो पीडीएफ भी अपलोड किया है. अगर किसी के पास नहीं है तो वो पीडीएफ जो बुक है वो मैंने दोबारा अपलोड कर दूंगा, मैंने ईमेल में सारे कर दिए थे. वो उसमें आपको एक गाइडलाइन डिटेल हर टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन दिया जाता है. तो उसमें स्लाइड्स नहीं है, उसमें हर टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो भी वहाँ से भी आप स्टडी कर सकते हैं. तो उसने ये जो एक जो पीएमबीओ के एक बॉडी ऑफ नॉलेज एक बुक डिफाइन की है, जो आईएसओ से उसके कंटेंट्स अप्रूव्ड है, उसने डिफाइन किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन के इट्स द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, टूल्स एंड टेक्निक. इट मींस के 4 किस्म की एक मैनेजर, अच्छा मैनेजर जब बनना चाहता है, अभी तो आप पढ़ रहे हैं, आपने अप्लाई कब किया है, अभी आप थोड़ा बहुत कोर्स में सीखते हैं या अप्लाई करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली इट्स पेंडेमिक और वी आर टेकिंग वर्चुअल क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, तो फिजिकली में बड़ा कुछ आर्टिफैक्ट पे काम या कुछ कराया जा सकता है, बट फिर भी वो टास्क दी जा सकती है को आर्टिफैक्ट्स की, ताकि वो सबमिट कराएं, तो वो भी होगा. और आपने इंडस्ट्री में जाके फिर वो अप्लाई कर रहे हैं, आपने ये कोर्स पढ़ा होगा, कोई आर्टिफैक्ट्स पढ़े होंगे, कुछ काम किया होगा, आप इंडस्ट्री में जब डेवलपमेंट कर रहे होंगे, जब आपके टीम लीडर या मैनेजर एक्सप्लेन कर रहे होंगे, तो आप वो चीज़ उसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे, आप उनके साथ हेल्प आउट कर सकेंगे. तो वो उस बंदे में स्किल देखते हैं कि यार अच्छा, इसको मैनेजमेंट या आर्टिफैक्ट, ये प्लानिंग या गैंट चार्ट, ये शेड्यूल, ये चीज़ों का पता है, नेटवर्क डायग्राम, ये सारी चीज़ें कुछ आती हैं वाकई साथ साथ इस कोर्स में भी हैं. तो वो जब आप काम किया होगा या आगे जाकर इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे होंगे, तो आपकी वर्थ पड़ेगी, आपको वो आगे लेके चलेंगे. तो प्रोजेक्ट मैनेजर अच्छा बनने के लिए 4 किस्म की एक्सपर्टीज होनी चाहिए, विच इज बीन डिफाइंड इन दिस डेफिनेशन. उसको नॉलेज भी होनी चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, उसकी स्किल्स भी होनी चाहिए, उसको टूल्स पे काम आना चाहिए. जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए टूल यूज होता है पूरी दुनिया में, ज्यादातर टूल एमएस प्रोजेक्ट यूज किया जाता है. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं भाई, एमएस प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को अप्लाई करने के लिए एक टूल यूज किया जाता है, जिस पर आप प्लानिंग, शेड्यूलिंग, एस्टिमेशन, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. ठीक है, मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस, ये बहुत सारी चीजें आप उस टूल के अंदर यूज कर सकते हैं, विच इज वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्टेबल एंड यूज टूल फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दैट इज एमएस प्रोजेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट. आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, आप उसकी सीडी ले सकते हैं, उसका टूर ले सकते हैं, यूट्यूब पे लेक्चर सुन सकते हैं कि क्या वो चीज़ है और उसमें कैसे होता है. और एट द एंड ऑफ द डे टेक्निक्स, आपको स्ट्रेटजीज पे भी काम आना चाहिए, जो टेक्निक्स कैसे आपने अप्लाई करनी है सिचुएशन में, कैसे टैकल करना है, बहुत सारी चीजें आपके साथ सीखेंगे. इन 4 चीजों की नॉलेज होनी चाहिए. और ये अभी हम आगे देखते हैं कि ये कैसे कैसे ये लेक्चर में किस किस्म की नॉलेज की बात करता है, किस किस्म की स्किल्स की बात करता है, कौन से टूल्स की बात करता है, बाकी साथ टेक्निक्स क्या क्या जिक्र हो रहा है. ये जो आपको स्लाइड नजर आ रही है, ये पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक फ्रेमवर्क है, एक पूरा समझ ले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक आर्किटेक्चर है. इसी पे पूरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मुहित है, और यही इन सारी चीज़ों की एक्सपर्टीज और नॉलेज और काम आना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए. फॉर एग्जांपल, ये फ्रेमवर्क में आप देखें तो लेफ्ट साइड पे आपको स्टेक होल्डर्स और कस्टमर्स नज़र आ रहे हैं, उनकी कोई रिक्वायरमेंट है, उनकी कोई एक्सपेक्टेशन है, वो आपको टास्क दे रहे हैं. अब ये आपके पास 9 नॉलेज एरियाज है. ठीक है, इनको मैं भी डिफाइन भी करूंगा. 9 नॉलेज एरिया का मतलब समझ लें कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर 9 पिलर्स हैं. अब एक बिल्डिंग का जिस तरह फाउंडेशन पिलर्स होते हैं और वो पिलर्स की बेस पर खड़े होती है, आजकल स्ट्रक्चरल पिलर और स्टील के वो बात हो रही है कि स्टील के पिलर्स होने चाहिए. तो फॉर एग्जांपल पूरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन 9 नॉलेज एरियाज पर एक बैलेंस है और एक खड़ी है, और इसी की बेस पर वो चलती है, क्योंकि इन्हीं 9 नॉलेज एरियाज पे एक मैनेजर्स ने काम करवाना और उसको काम आना चाहिए. जो ये जो 9 नॉलेज एरियाज आपको नजर आ रहे हैं, और उसमें आप देखें टॉप पे डायग्राम पे अगर आप देखें तो कोर नॉलेज एरियाज हैं, कोर फंक्शंस आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें स्कोप मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, कॉस्ट मैनेजमेंट है, क्वालिटी मैनेजमेंट है. ये सारे हसन अपना माइक ऑफ कर दें काइंडली. हसन जिया, अपना माइक्रोफोन बंद करें ऑफ. थैंक यू जी. तो कोर नॉलेज एरियाज आपको नजर आ रहे हैं. अभी मैं डिफाइन भी करता हूँ, और अभी बल्कि मैं साथ ही डिफाइन करता हूँ, अगली स्लाइड में डेफिनेशन भी है, बट मैं अभी यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा. कोर नॉलेज एरिया का मतलब ये है कि एक मैनेजर ने जब वो इन नॉलेज एरिया पे वो काम कराएगा, तो प्रोजेक्ट की जो भी आपने शुरू में ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए हैं, हसन जिया अपना माइक
ऑफ करें माइक्रोफोन। आपको आवाज नहीं आ रही हसन? फजूल हरकतें ना करें स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शन टीचर की सुने। थैंक यू। डिस्टॉर्शन आ जाती है। ओके जी, 4 नॉलेज एरियाज ये हैं कि लेट से कि अगर एक मैनेजर इन स्कोप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट, क्वालिटी मैनेजमेंट, ये सारे चैप्टर्स हैं और आपके पास वो लेक्चर्स भी मौजूद हैं। मैंने ईमेल भी शुरू में कर दिए थे, अपलोड भी कर दिए थे। तो ये सारे नॉलेज एरियाज चैप्टर, अच्छा मैनेजर इन चारों नॉलेज एरिया में काम करता है। जो भी इसके अंदर प्रोसेसेस डिफाइंड है, जो भी इसके अंदर टेक्निक्स डिफाइंड है, जिन टूल्स पे काम करके इन नॉलेज एरिया में बताया गया है किस तरह काम करना है, अगर वो करवा लेता है तो जो भी प्रोजेक्ट के आपने ऑब्जेक्टिव्स, जो भी आपने टारगेट मेंशन किए हैं वो आप अचीव कर लेते हैं। वो ये 4 नॉलेज एरिया आपको लीड यानी डायरेक्ट करवा रहे होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ, एक निशानदेही करवा रहे होते हैं जैसे टारगेट की तरफ कि आप ये कर रहे हैं। ठीक है, ये 4 नॉलेज को कोर नॉलेज एरियाज कहते हैं। फिर नीचे अगर आप आए, जो आपको फैसिलिटेटिंग नॉलेज एरिया नजर आ रहे हैं वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। ये जो 4 नॉलेज एरिया, ये फैसिलिटेटिंग नॉलेज एरिया। फैसिलिटेटिंग नॉलेज एरिया की डेफिनेशन, इसका मतलब क्या है? ये ऐसे नॉलेज एरिया है, अगर एक अच्छा मैनेजर इन नॉलेज एरिया पे भी काम करता है प्रोजेक्ट के अंदर, एक प्रोजेक्ट के अंदर, तो प्रोजेक्ट के जो भी ऑब्जेक्टिव्स या टारगेट्स हैं वो इजीली अचीव हो जाएंगे। ऊपर वाले से तो वो आपको डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको लीड कर रहे हैं। आपने जो ऑब्जेक्टिव मेंशन किए हैं, फॉर एग्जांपल आपने ऑब्जेक्टिव मेंशन किए कि हम इस टाइम फ्रेम में काम कंप्लीट कर लें, हमारी रिक्वायरमेंट्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्लाइंट्स हमारे साथ स्पॉन्सरशिप फंडिंग अवेलेबल हो, टेक्नोलॉजी हमें कोई धोखा ना दे दे, टेक्नोलॉजी रियलिस्टिक रहे, हम डेडलाइन को मीट कर सके एंड सो ऑन। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स तो आपने मेंशन किए थे प्रोजेक्ट्स को अचीव करने के लिए। टीम हमारी ठीक काम करे, टीम ना टूटे, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स या आपने कोई पॉइंट्स मेंशन किए होते हैं कि ये सक्सेस की तरफ। तो जो ऊपर जो कोर नॉलेज एरिया है वो आपने जो भी आपने ऑब्जेक्टिव मेंशन किए उनकी तरफ आपको डायरेक्ट कर रही होती है, आपको अचीव आप कर पाते हैं। मगर जो फैसिलिटेटिंग नॉलेज एरिया है, लाइक से ये कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, रिस्क है, प्रोक्योरमेंट, एचआर है, अगर एक अच्छा मैनेजर इन फैसिलिटेटिंग नॉलेज एरिया पे भी काम करवाता है और करता है और ध्यान देता है तो आपको सक्सेस मिलेगी, आप इजीली वो अचीव कर लेंगे टारगेट्स, वरना फिर प्रॉब्लम आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ फैसिलिटेटिंग के पॉइंट में से। फॉर एग्जांपल एक नॉलेज एरिया कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, मैं उस पे से एक पॉइंट उठाता हूँ। प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी फेलियर की रीजन कम्युनिकेशन होती है। कम्युनिकेशन का मतलब लैक ऑफ कम्युनिकेशन, इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन। आप कहते हैं यार ये क्या बात है भाई, टेक्नोलॉजी एक अलहदा बात है, टीम का काम करना एक अलहदा बात है, डेडलाइन को कंप्लीट करना एक अलहदा बात है, मगर ये एक ऐसा फैक्टर है कम्युनिकेशन कि ये एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा बड़ा फैक्टर है जो प्रोजेक्ट की फेलियर की तरफ भी लेके जाता है। हमारी कम्युनिकेशन अगर कस्टमर क्लाइंट के साथ ही है वो तो फिर बेड़ा गर्क होगा ही होगा, मगर हम कम्युनिकेशन, इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन अपने टीम मेंबर के साथ भी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्लोगन है कि टू प्रोवाइड और टू डिलीवर द राइट इंफॉर्मेशन एट द राइट मोमेंट टू द राइट पर्सन। अगर मैंने आपको कम्युनिकेशन करनी है, ये इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी है, मैंने उस बंदे को डिलीवर करनी है जिससे मुझे चाहिए कि मैं उसको डिलीवर करूं, और मैंने आपसे इंफॉर्मेशन मांगनी है या आपसे रिपोर्ट लेनी है, तो मैं उस टाइम पे जो डेडलाइन डिफाइन होगी, मैं उस वक्त आपसे आर्ग्यू कर रहा हूँ कि मैंने ये टाइम डिफाइन किया था, आज डेडलाइन है, मुझे आज दो, और आपसे मांग रहा हूँ और आपको चीज समझाई थी। तो हमने कम्युनिकेशन कैसे करनी है? हम इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन करेंगे, टाइम पे नहीं करेंगे, जिनको हमने समझाना है उनको समझा नहीं पाएंगे, ना डिलीवर कर पाएंगे। उसकी वजह से टीम में कैथारसिस और समझ लें आपके प्रॉब्लम, क्योस, अफरा तफरी फैलती है और लोगों को समझ नहीं आती। सो दैट इज वाई इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा पॉइंट है, इसमें डेफिनेटली प्रोसेस, इसमें टेक्निक्स हैं, सिखाई जाती हैं कि कैसे प्रॉपर कम्युनिकेशन करनी है, क्या स्ट्रैटेजी एक मैनेजर ने लगानी है सक्सेसफुल करने के लिए, कैसे रिजॉल्व करना है अगर इश्यूज आ जाते हैं वाइल टैकल। तो ये चैप्टर ये सिखाता है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। वो भी जिन्होंने लेक्चर पढ़ना, छोटा सा लेक्चर है, 8-10-12 स्लाइड्स में, बट बड़ा मजे का। तो कम्युनिकेशन फैसिलिटेटिंग नॉलेज एरिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं रिस्क की बात एक समझाता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट आपके पास नजर आ रही है, रिस्क को मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी डिफाइन किया हुआ है, ऊज में भी बात कर। रिस्क एक ऐसा थ्रेट होता है प्रोजेक्ट के लिए जो उसकी एबनॉर्मल एक्टिविटी कर देता है, ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रोजेक्ट में डाल देता है, और प्रोजेक्ट में रिस्क का जेनेरिक ही मीन्स है थ्रेट। बट रिस्क इन अ प्रोजेक्ट इज कि क्या टेक्नोलॉजी जो आपने स्टडी किया था वो रिलायबल रहेगी, क्या किसी वक्त कोई फेलियर हो जाए, कोई मेल फंक्शनिंग हो जाए, फिर क्या करेंगे? तो रिस्क एक ऐसा फैक्टर है, अगर आपने प्रॉपर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले रिस्क की एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट नहीं की, फिजिबिलिटी एक समथिंग इज डिफरेंट थिंग। रिस्क का मतलब है अगर आपने
रिस्क मैनेजमेंट नहीं की, तो वो प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है, प्रोजेक्ट में जब कोई थ्रेट आ जाती है, अनफोर्सीन इमरजेंसी आ जाती है, तो आप उससे निकल नहीं पाएँगे क्योंकि आप उसको टैकल नहीं कर पाएँगे। रिस्क मैनेजमेंट एक ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट है, आपने रिस्क मैनेजमेंट पहले से प्लान की होती है, जिस तरह आपने टेस्ट केस लेट्स से बनाए होते हैं, आप टेस्टिंग उस तरह कर रहे होते हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट भी आपने पहले से प्रोएक्टिव प्लानिंग की होती है और जब रिस्क अकर होता है, तो आपने रिस्क को कैसे टैकल करना है, वो करना है। बल्कि आपने इस तरह की मैनेजमेंट करनी होती है कि जो रिस्क अकर ही ना हो, आपने पहले से डिफाइन किया होता है कि ये थ्रेटनिंग रिस्क प्रोजेक्ट को हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और भी जो भी फैक्टर आ जाते हैं वो हम देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर में। तो रिस्क कहते हैं कि अच्छी अगर आपने प्रोजेक्ट की रिस्क मैनेजमेंट की हुई है, तो इट्स लाइक एन इंश्योरेंस, तो इट विल पे यू ऑफ व्हेन द रिस्क अकर। तो अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट की भी है, तो आप उन स्टेप्स पे काम करेंगे ताकि रिस्क अकर ही ना हो। अगर अनफॉर्चुनेटली अगर कोई रिस्क या थ्रेटनिंग फैक्टर आ जाता है, तो आपने रिस्क मैनेजमेंट में क्या ऐसे स्टेप्स या लिखे हुए हैं कि आप उसको टैकल कर सकें और रिस्क को रिजॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देके भी समझाता हूँ कि क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा रिस्क होता है कि प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर नहीं कर सकेंगे, डेडलाइन को मीट नहीं कर सकेंगे। ये रिस्क आपका भी होता है, हमारा भी होता है कि यार क्या कोर्स मैं टाइम पे कंप्लीट कर दूंगा, या आज का जो मेरा लेक्चर है वो लेक्चर स्मूथ हो जाएगा, डेडलाइन पे कंप्लीट होगा, लेक्चर डिलीवर करूंगा। आप कहते होंगे यार हम तसल्ली से लेक्चर सुन सकें, लेक्चर हमें अच्छी तरह कोई डिस्टॉर्शन ना हो, हम सर की एक्सप्लेनेशन भी सुन सके, क्या लेक्चर रिकॉर्ड अगर मिल जाएगा तो वो हमारे पास सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये सारे रिस्क होते हैं और ये चल रहे होते हैं, हम इस पे बैकअप पे भी काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रिस्क है कि क्या टाइम पे ये प्रोजेक्ट जो है हम डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं। ये एक थ्रेटनिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्क है जो सबके लिए होता है। अब हमने रिस्क मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक ये इस रिस्क की बात हो रही है, इस तरह बेशुमार रिस्क होते हैं। ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड रिस्क है, इसका टेक्नोलॉजी से कोई काम नहीं, जनरल प्रोजेक्ट की कैटेगरी से रिस्क है। डिफरेंट कैटेगरी ऑफ रिस्क होते हैं, प्रोजेक्ट से रिलेटेड रिस्क होते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिस्क होते हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड रिस्क होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने इसमें क्या स्टेप्स लिखे, हमने ऐसे स्टेप्स लिखने और ऐसे स्टेप्स पे काम करना है कि ये रिस्क अकर ना हो। अच्छी मैनेजमेंट ये होती है कि रिस्क ही ना करो। वो तो पुअर मैनेजमेंट है कि आपने ध्यान नहीं दिया, रिस्क अकर हो गया। आपने ऐसी बिल्डिंग क्यों बनाई, आपने बिल्डिंग के साथ साथ मेंटेनेंस नहीं की कि ये बिल्डिंग की सीलिंग गिर रही है, खराब हो रही है, पानी आ रहा है, दीमक लगी है, मतलब वो वेंटिलेशन नहीं चल रही, एसी नहीं है, हीटर नहीं है, तो आपको साथ साथ फिर मेंटेनेंस भी करनी थी, आपने सपोर्ट भी रखी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा साथ साथ जो न्यू कैंपस है, किसी ने विजिट किया है या उसकी वीडियो देखी, अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी 2-3 महीने कोरोना की वजह से मैंने भी विजिट नहीं किया, मगर उससे पहले किया था, वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज पे थी। और आपने वीडियो और पिक्चर्स देखी हैं तो बड़ी अच्छी आउट क्लास फैसिलिटी और आउट क्लास एरिया और अच्छा काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोरोना जल्द से जल्द कंप्लीट हो और रिलैक्सेशन कुछ हो तो हम अपने न्यू विजिट कैंपस में जाके ज्वाइन करें और एक अच्छे इन्वायरमेंट में, अच्छे फ्लेक्सिबल और जिस कहते हैं खुले हवादार में, हम उसमें भी अपने कैंपस को भी, अपनी कैंपस कहते हैं ना अपने घर जिस तरह जन्नत होती है, उसको भी इंजॉय कर सके और उस पर भी काम कर सके इंशाल्लाह। तो मैं ये जो समझाना चाह रहा था कि रिस्क की बात हो रही थी और हमें ऐसे स्टेप करने हैं। फॉर एग्जांपल, हमने रिस्क को टैकल करना है कि डेडलाइन मीट और काम पे करें। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले जो प्रोजेक्ट का जो स्कोप है उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना। हमने क्या मतलब है, जो मैनेजर, आप तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो इस कोर्स को पढ़ने या इस कोर्स में एक्सपर्टीज हासिल करने का मकसद ही यही है कि आप तमाम लोगों को मैनेजर बनाया जाए, मैनेजरियल लेवल एस्पेक्ट से समझाया से सिखाया जाए। डेवलपमेंट आप में से काफ़ी लोगों ने कर ली है। This course is not for the development. This course is to getting you or giving you an expertise as a managerial post level पे। तो तमाम लोग as a project manager और as a leader, as a जो लीड कर रहे होते हैं, वो सीखने की स्किल्स और क्या एक्सपर्टीज, ये चीज़ें आपको सिखानी है और वो चीज़ें करनी है। डेवलपमेंट के तो कोर्सेज, प्रोग्रामिंग के तो कोर्सेज बेशुमार हो चुके हैं, वो तो आपने करनी थी, की होगी, लोगों ने प्रोजेक्ट्स भी बनाए होंगे। तो ये वक्त के साथ साथ मैनेजमेंट की तरफ प्रोजेक्ट की लेके चलता है। इसमें भी कोई प्रोजेक्ट आके उसकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के आर्टिफिट की जाती है नहीं, जिस तरह आपके पहले वाले कोर्स थे उसमें तो यूएमएल और यूज केसेस और ये सारी चीज़ें आपने बनाई, बट इसमें डिफरेंट आर्टिफिट्स हो सकते हैं और इसमें आगे जाके हम ये भी कर सकते हैं कि जो आपके प्रोजेक्ट की चीज़ें थी उसमें ये डिफरेंट आर्टिफैक्ट उसी की चीज़ें की जाएँ ताकि इसमें आपका एड्स ऑन हो सके। ये वो टीचर पे डिपेंड है, वो किस तरह लेके चलता है, वो मेरे प्लान में है। अब आपने एक अंडरस्टैंड करना है प्रोजेक्ट को एज अ मैनेजर, उसके स्कोप को अंडरस्टैंड करना है, उस स्कोप के मुताबिक आपने टीम की प्रॉपर सिलेक्शन करनी है और टीम के बाद आपने किस टीम मेंबर को आपने कौन सा टास्क देना है, उस टास्क को दे के साथ उसको गाइडेंस भी देनी है।
अपने तौर पे समझाना भी है, क्योंकि आप इन फेजेस से गुजरे हुए हैं, आपने डेवलपमेंट की हुई है, आपने टीम लीडिंग की हुई है, आप एक मैनेजरियल पोस्ट पे आए हुए हैं, आप इस सब से गुजर के गए हुए हैं। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं, और आप क्योंकि आपने बैठ के खुद डेवलपमेंट और ये काम नहीं करना, आपने आप ये काम कर चुके हुए हैं। तो मैं ये बात बताना चाह रहा था कि आपने टास्क एलोकेशन बड़ी अच्छी तरीके से करनी है, और उन पे रेगुलर चेक करना है, मीटिंग्स करनी है रेगुलर, टीम की परफॉर्मेंस अगर आप पूछनी है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पूछनी है, अगर ये आप काम, और सजा और जजा, आपने एप्रिसिएशन भी साथ देनी है, और अगर कोई कोई काम नहीं करना तो पहले आपने उसको समझाना है, उसको टास्क, उसको मोटिवेशन देनी है, अगर वो नहीं कर पाता तो फिर आप उसको सख्ती कर सकते हैं, आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं, आप उसको निकाल भी सकते हैं अपनी टीम से। तो ये सारी चीजें आपने, ये स्टेप्स हैं, ये मैंने आपको 8-10 स्टेप्स बताए, बल्कि इससे भी ज्यादा होते हैं। ये अगर आप एसओपीज और ये स्टेप्स एक मैनेजर साथ कर रहा होगा तो कोई वजह नहीं होगी कि डेडलाइन मीट ना और टास्क पे काम ना, टास्क आप कंप्लीट ना कर सके, ठीक है। और ये कतई नहीं होता कि एग्जाम शुरू हो गया और जो इन्विजिलेटर है, टीचर है, वो एक जगह खड़े हो जाए और बस ठीक है, बस एक जगह से देख रहा है, ऐसा नहीं है। तो बीच में चक्कर भी लगाता है, बीच में स्नब भी करता है, और बीच में अगर कोई मिसबिहेव कर रहा है या कोई अगर चीटिंग कर रहा है, मिसकंडक्ट कर रहा है, तो उसको रोकता भी है, बास का समझाता भी है, बास का अगर वो ज्यादा मिसबिहेव और ज्यादा उसकी स्पिरिटी आती है तो वो उसको, उसके पास पावर होती है, वो उसको निकाल भी सकता है। अब अनफॉर्चुनेटली अगर ये रिस्क अकर हो जाता है, अगर डेडलाइन नहीं मीट हो रही, आपको नजर आ रहा है टाइम पे काम नहीं हो रहा, अब आप इसको कैसे टैकल करेंगे? ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, वो आपके पास चैप्टर है, आप उसमें देख से रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के नाम से है। आप क्या करेंगे? आप इसको टैकल करने के लिए, डेडलाइन को मीट करने के लिए एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगाते हैं। मैंने रिसोर्सेज की बात की थी, आप टीम मेंबर बढ़ा देते हैं, आप उनकी शिफ्ट बढ़ा देते हैं, आप उनकी छुट्टियों को कहते हैं कि आप छुट्टियों में भी काम करेंगे, आप उसको एक्स्ट्रा इंसेंटिव देते हैं, मोटिवेशन, शाबाशी देते हैं, एप्रिसिएशन देते हैं, और अगर डेडलाइन वो अचीव कर लेते हैं, उनको शाबाशी के साथ साथ इंसेंटिव मॉनिटरी एस्पेक्ट से भी देते हैं। तो इस तरह फिर ये सारी चीज़ें अचीव होती है। तो ये सारी चीज़ें, ये देखिए, अगर आपने पहले से प्लानिंग की होगी, ये मैनेजमेंट का डॉक्यूमेंट किया होगा, तो इट विल पेज यू ऑफ, इट विल गिव यू अ सक्सेस। अगर आप ये नहीं करेंगे, आपने कोई डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं किया होगा, अगर कोई रिस्क आ जाता है, आप उसको कैसे टैकल करेंगे? मे बी ऐसा होगा, आपने जो डिसीजन लिया होगा वो रॉन्ग हो जाए। शुरू में तो आप एनालिसिस के बाद हर चीज पे आप डिस्कस कर सकते हैं, टीम मेंबर से डिस्कस कर सकते हैं, उसकी प्रायोरिटी, उसकी सिवियरिटी डिस्कस कर सकते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेज को आप लिख सकते हैं कि इसकी प्रायोरिटी कितनी होगी, इसकी कॉन्सिक्वेंसी क्या होगी, इसका इफेक्ट क्या होगा, अगर नहीं होगा फिर हम क्या करेंगे, इसका बैकअप प्लान क्या होगा, ये शुरू में कर। मगर अगर बीच में अगर आपका कोई रिस्क आ जाता है, रिस्क तो आ सकता है, प्रोजेक्ट में अनसर्टेनिटी है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, एसेंस प्रॉब्लम ऑफ सॉफ्टवेयर। एसेंस प्रॉब्लम ऑफ सॉफ्टवेयर का मतलब है कि जितना मर्जी, नो मैटर हाउ मच प्लान यू मेड एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, हाउ मच प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप कर रहे हो, एसेंस प्रॉब्लम्स आर बिल्ट इन सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, एम्बेडेड इन नेचर ऑफ द सॉफ्टवेयर की। उसमें ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो एम्बेडेड इन नेचर में, वो कम्प्लेक्सिटी है, वो कन्फर्मिटी है, वो चेंजेबिलिटी है, वो इनविजिबिलिटी है। ये चार ऐसे पॉइंट्स हैं जो एसेंस प्रॉब्लम्स ऑफ सॉफ्टवेयर है। कम्प्लेक्सिटी, सॉफ्टवेयर इज कम्प्लेक्स इन नेचर। हर नया सॉफ्टवेयर अपने अंदर कम्प्लेक्सिटी, अपने अंदर उसके अंदर उसकी डिफिकल्टीज होंगी, यू हैव टू फेस इट आउट। आप कहें कि जी नहीं नहीं, हमने तो ये इस तरह का यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया, हमारी तो अब सॉफ्टवेयर कंपनी या हमारी टीम एक्सपर्टीज रखती है, हम कोई भी और किसी का यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम बड़े अच्छे तरीके से बना सकते हैं। आप बना लेंगे, मगर बड़े अच्छे तरीके से नहीं बनाएंगे, आपको उसी तरह फिर मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसी तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन उस यूनिवर्सिटी के, उस ऑर्गेनाइजेशन के पूछने पड़ेंगे, उसके पॉलिसी समझना पड़ेगी, उसकी लॉजिक बनाना पड़ेगी आपको दोबारा से। ये नहीं है कि आप वही उठा के चले जाए। हर यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन सिस्टम, पॉलिसीज, ग्रेडिंग, रूल्स, रेगुलेशन, ये सब चीज डिफरेंट है। फीसेज, इंस्टॉलमेंट्स, कोर्स की लिमिट कितनी होनी चाहिए, क्रेडिट आवर्स की, एड ड्रॉप पॉलिसी, ये बेशुमार डिफरेंट चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं और आपको दोबारा से समझना पड़ेगा। हाँ, आपको ये एक पता है कि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, बट आपको नए दोबारा सीरीज से रूल, तो इट इज कम्प्लेक्स इन नेचर भाई, बिकॉज सॉफ्टवेयर इज इंटेंजिबल इन नेचर। वो कम्प्लेक्सिटी, दैट इज व्हाट इज द एसेंस प्रॉब्लम। तो आपको इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। कम्प्लेक्स है,
कंफर्मिटी है, आपको कंफर्म ही नहीं है, अनसर्टेनिटी है, यू नॉट श्योर अबाउट इट कि वेदर अगर हमने ये प्लानिंग हमने बनाई हुई है और हम इसकी मैनेजमेंट कर रहे हैं और प्रोजेक्ट हम एक्टिविटीज करवा भी रहे हैं, डेडलाइन अचीव भी हो रही है, आगे भी चल रहे हैं, टारगेट्स को अचीव, किसी वक्त भी अनसर्टेनिटी आती है, किसी वक्त भी कोई रिस्क फैक्टर आ सकता है। अगर आप उसको टैकल नहीं कर पाएंगे तो आपकी रिसोर्सेज, आपकी डेडलाइन, आपकी टाइमलाइन सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आप देखें कि कोई अगर आपकी स्मूथ कोई एक्टिविटी या टास्क चल रही होती है और कोई अनफोर्सुनेट इमरजेंसी आ जाती है, अगर आपने उसको टैकल नहीं किया हुआ तो आपके सारे जो करंट एक्टिविटीज है वो एबनॉर्मली की तरफ चले जाते हैं और आप मतलब आप असल चीज से हट जाता है आपका ध्यान। तो दैट इज वाई रिस्क मैनेजमेंट, मैं इस पे 10-15 मिनट लगाया कि रिस्क मैनेजमेंट एक इतना ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो रिस्क मैनेजमेंट पे काम करवाता है और वक्त के साथ साथ ये प्रोजेक्ट में चल रहा होता है तो ये आपको सक्सेस की तरफ इजीली आप अचीव कर पाएंगे। कोर नॉलेज एरिया, 4 नॉलेज एरिया हो गए जिसमें स्कोप मैनेजमेंट था, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। फिर नीचे आपको नजर आ रहा होगा फैसिलिटेटिंग, जो हमने डिस्कस किया है, 4 मैनेजमेंट है, कम्युनिकेशन है, रिस्क है, ये 8 हो गए। एक जो नजर आपको आ रहा है प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। अच्छा, लफ्ज इंटीग्रेशन की बात करूं, जो जनरल लफ्ज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट का मतलब यही होता है एक के साथ दूसरे को लिंक करना, मगर आपको ये एरो नजर आ रहे हैं, ये बाई डायरेक्शनल एरो हैं। इसका मतलब ये है कि जब ये इंटीग्रेशन मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज एरिया है, सबसे पहला इंट्रोडक्शन के चैप्टर के बाद इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का नॉलेज एरिया पढ़ाया जाता है स्कोप से भी पहले। वो क्यों पढ़ाया जाता है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम पढ़ाया और सिखाया जाता है जो है प्रोजेक्ट प्लान बनाना, सॉफ्टवेयर का प्लान बनाना। एक डॉक्यूमेंट है जिसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट या सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट प्लान बोला जाता है। कैसे प्लानिंग है और कैसे हम काम करेंगे, कैसे उसकी एग्जीक्यूशन होगी, ये पढ़ाया और सिखाया जाता है। अब ये जो आपको लिंक किया जा रहा है, ये जा रहा है इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का, ये बताया है, डायग्राम के थ्रू बताया जा रहा है कि ये सबसे इफेक्ट हो रहा है और सबको असरअंदाज भी कर रहा है, इफेक्ट भी कर रहा है, सबसे डाटा भी ले रहा है और सबको डाटा भी दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, स्कोप में हम ये करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर काम क्या है, पूरे मॉड्यूल क्या है और उसके सब मॉड्यूल क्या है, उसकी सीक्वेंस हायरार्की क्या है, ठीक है। तो जब आपने एक प्लान बनाना है तो आपने इस नॉलेज एरिया के अंदर से आपने अपने फंक्शनैलिटी या मॉड्यूल्स देखने की क्या काम है, क्या टास्क है, एक्चुअली हमने कोडिंग करनी है। बेसिकली सिर्फ प्रोजेक्ट के अंदर काम कोडिंग नहीं होता, ये मैं अभी बता देता हूँ। प्रोजेक्ट के अंदर एनालिसिस भी है, डिजाइन भी है, बहुत सारी टेस्टिंग चीजें हैं, मीटिंग्स हैं, बहुत सारी चीजें, सिर्फ कोडिंग नहीं। मगर हमने फीचर्स को इंप्लीमेंट करना है तो हम देख रहे थे अच्छा मॉड्यूल्स क्या है, टोटल कितने। तो स्कोप को मद्देनजर रखते हुए हमने देखना है कि काम कितने, फीचर्स कितने होंगे, तो हम उसके हिसाब से टाइम भी डिफाइन कर रहे होते हैं, बजट भी एलोकेट कर रहे होते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट है, ये हर नॉलेज एरिया से कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा है और उसको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी कर रहा है। और वक्त के साथ आप देखें कि स्टेक होल्डर्स ने आपको रिक्वायरमेंट दी, आपने प्रोजेक्ट मैनेजर ने नॉलेज एरियाज पे काम किया और कोर और फैसिलिटेटिंग नॉलेज एरिया के साथ साथ काम करते हुए, इंटीग्रेशन करवाते हुए और आप डिफरेंट प्रोजेक्ट के टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करते हुए और आपकी स्ट्रेटजीज को यूज करते हुए प्रोजेक्ट को आप सक्सेस की तरफ लेके जा रहे हैं और वायर एरो पॉइंट कर रहा है, जो आपका टारगेट है, डेडलाइन है, वो उसको अचीव करते हैं। तो दिस इज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप आते हैं, इनकी डेफिनेशन भी आपको मैं पढ़ के एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया, सिखा देता हूँ कि स्टेक होल्डर क्या है। स्टेक होल्डर आपको तमाम पता है। स्टेक होल्डर का मतलब यही है कि स्टेक होल्डर इज दैट पर्सन विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन दैट प्रोजेक्ट या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय दैट प्रोजेक्ट की जो भी एक्टिविटीज है। अब ये स्टेक होल्डर का मतलब ही वही है कि वो ऐसा शख्स होता है जिसका उस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट होता है। कंपनी की बात नहीं कर रहा भाई, प्रोजेक्ट का इंटरेस्ट। उस स्टेक होल्डर में आपके स्पॉन्सर भी आ जाते हैं, आपके क्लाइंट्स और यूजर भी आ जाते हैं और आपके टीम मेंबर्स भी आ जाते हैं जो भी आपकी प्रोजेक्ट की टीम है। अब कुछ आपके इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे होते हैं प्रोजेक्ट और कुछ इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे होते हैं उसमें प्रोजेक्ट का स्पॉन्सर भी डायरेक्टली आपके साथ अटैच है, फंडिंग कर रहा है, आपको सुन भी रहा है, आपको गाइडेंस भी अगर वो दे रहा है। फिर आपके टीम मेंबर्स हैं जो प्रोजेक्ट में डायरेक्टली जुड़े होते हैं, काम कर रहे होते हैं। क्लाइंट्स भी आपको जो टास्क दे रहे हैं, फंडिंग, पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी है। और यूजर जिन्होंने उसको यूज करना है, वो आपको डिजाइन फेज में, टेस्टिंग फेज में, रिक्वायरमेंट फेज में सब आपको हेल्प आउट कर। ये तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। अब इन सब में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इनडायरेक्टली भी बाज़ वक़्त इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन सा है? उनमें से सिर्फ एक ही बंदा है, वो है स्पॉन्सर। बाज़ औक़ात आपको फंडिंग जो है वो बैक साइड से, यानी आप कहते हैं ना बिहाइंड द कर्टन्स, कोई पीछे से कोई आपको फंडिंग कर रहा होता है। ये आपको बड़ी अच्छी तरह बात समझ आती है। बाज़ औक़ात आप अपनी एकेडमिक लाइफ में, अपनी स्टडीज़ में आप देख रहे होते हैं
कि कुछ एक्टिविटीज़ या लड़ाइयाँ या कोई चीज़ें चल रही होती हैं या इवेंट्स जिसको पीछे से कोई आपको फंडिंग या आशीर्वाद या सपोर्ट कर रहा होता है। तो बाज़ औक़ात स्पॉन्सरशिप जो है वो फ्रॉम द फ्रंट नहीं होती, वो बैक साइड से भी कोई और आपको स्पॉन्सर कर रहा होता है और आपको फंडिंग कर रहा होता है अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम कर रहे होते हैं। तो बाज़ का ऐसा होता है कि आपका बॉस भी कहता है कि यार फंडिंग लेके आओ किसी ऑर्गेनाइजेशन से जो सपोर्ट करे आपके आइडिया को, या उसके पास कोई काम हो और वो सपोर्ट करे, फाइनेंस करे और हम उसके लिए डेवलप करें। तो ऐसा भी होता है। तो स्टेक होल्डर पहले भी हमने पढ़ाया हुआ है, वैसे भी पता होना चाहिए कि स्टेक होल्डर वो शख्स होता है ऐसा विच इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व और बीन अफेक्टेड बाय दैट प्रोजेक्ट। आगे बढ़ते हैं और कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 9 नॉलेज एरियाज़ की मैंने बात की। ये 9 नॉलेज एरिया का मतलब है हर नॉलेज एरिया में कुछ कॉम्पिटेंसीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो एक मैनेजर ने उसको अचीव करनी है, फॉलो करनी है। तो कोर नॉलेज एरिया जो आपके पास स्कोप, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट, क्वालिटी है, वो ऐसे नॉलेज एरियाज हैं दैट लीड्स टुवर्ड्स स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। ये मैंने पढ़ाया, आपको समझाया। फिर फैसिलिटेटिंग नॉलेज एरियाज आर द मीन्स थ्रू विच द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। आर द मीन्स यानी फैसिलिटेटिंग नॉलेज एरिया के थ्रू हम इजीली अपने प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स या टारगेट्स को इजीली अचीव कर लेंगे। अगर इन पे काम नहीं करते, ये नहीं है कि आप नहीं अचीव कर सकते, मैनेजर सक्सेस नहीं कर सकता, बट इजीली नहीं हो सकेगा, उसको मुश्किलात और होंगी और उसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इस पे काम करते हैं तो इसलिए। और वन नॉलेज एरिया दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन मैनेजमेंट दैट अफेक्ट्स एंड इट इज अफेक्टेड बाय ऑल अदर नॉलेज एरियाज। दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस स्लाइड। ये डेफिनेशन भी कोर नॉलेज एरिया, फैसिलिटेटिंग नॉलेज एरिया और इंटीग्रेशन मैनेजमेंट की। फिर थोड़ी सी बात करते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कौन से टूल्स की बात हो रही है और टेक्निक्स की थोड़ी सी बात हो रही है, थोड़ी सी जिक्र करते हैं। तो जनरल मैं बात आपको समझाई है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगर आपने करनी है और सॉफ्टवेयर की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये बिजनेस जो डोमेन के स्टूडेंट्स हैं उनको भी कोर्स पढ़ाया जाता है, बट उनको जेनेरिकली पढ़ाया जाता है उस टाइटल से कि सिंपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हमें पढ़ाया जाता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो उन लोगों को ज़्यादातर फिजिबिलिटी और इसकी कैलकुलेशन और वायबिलिटी और कुछ और चीज़ें भी पढ़ाई जाती हैं, प्लानिंग और ये सारी चीज़ें। मगर हमें फिजिबिलिटी, क्योंकि ये कैलकुलेशन और फाइनेंस के लोग और आपकी टीम में जो थोड़े से टेक्निकल कैलकुलेशन बेस समझते हो या आपको कॉस्ट एस्टिमेशन आनी चाहिए इन चीज़ों की, वो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वो भी सब्जेक्ट होते हैं। एमएस में स्पेशलाइजेशन के सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स के नाम से कोर्स पढ़ाया जाता है। या एक अगर आपको मैंने जिक्र भी किया हो कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट एस्टिमेशन की डिफरेंट टेक्निक्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक उठा ले, कॉस्ट एस्टिमेशन की डिफरेंट टेक्निक्स आपके पास आ जाती हैं, जिसमें लाइन ऑफ कोड था पुराना मेथड, फिर फंक्शन पॉइंट था, और आजकल लेटेस्ट जो मेथड है वो ऑब्जेक्ट पॉइंट्स और कोकोमो एक टेक्निक है, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, जो कॉस्ट मैनेजमेंट का हमारा चैप्टर जब होगा उसमें भी डिस्कस करेंगे। उसमें क्या टेक्निक्स है, कैसे कैलकुलेट करते हैं कि एक सॉफ्टवेयर की कॉस्ट के क्या चार्जेस लेने चाहिए जब आपको कोई रिक्वायरमेंट हो। तो ऑनलाइन भी आपके पास वो टूल अवेलेबल है, आप गूगल पे सर्च करें तो कॉस्ट की, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कैलकुलेशन करने के एक कैलकुलेटर्स उन्होंने इंडस्ट्री ने बनाए हुए, वो पूरी दुनिया उसको यूज़ करती है, कोकोमो के नाम से है। कोकोमो ये बिस्कुट नहीं है, कोकोमो मुझे भी दो, ये कोकोमो कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल एक टेक्निक है, कोकोमो का वर्जन 2 है जो ऑन द लाइन नेट पे अवेलेबल है। आप, मगर आपको उसको प्रायर नॉलेज होनी चाहिए उसको यूज़ करने की, तभी आप एक सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो बेस्ट टूल्स है इंडस्ट्री में जो यूज़ किया जाता है वो एमएस प्रोजेक्ट के नाम से है, वो अभी भी पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है। वो जनरल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना हो, वो सॉफ्टवेयर की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना हो। और मैं आपको इस एक बात बताता चलूँ कि प्रोजेक्ट जो मैनेजमेंट की जो बेसिक जो अप्रोच या प्रिंसिपल्स या जो आगे हम पढ़ते जाएंगे, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लोग ही नहीं अप्लाई करते। वो कंस्ट्रक्शन, वो केमिकल, वो इवेंट, आपने अगर कोई टेक इवेंट की मैनेजमेंट करनी है, कोई भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ है उनको मैनेज करना है, कोई शेड्यूल जो जिसमें भी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है उसमें वो स्किल्स, वो टेक्निक्स, वो प्रैक्टिसेस आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो सिर्फ है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर के लोगों के लिए सिर्फ फिक्स नहीं कर दी गई, ये एक जनरल एक ऐसी इसमें स्किल्स की बातें भी हैं जो और फील्ड के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, हमारी जो फील्ड से रिलेटेड है, हाँ, वो अपना काम करते हैं डेवलपमेंट के पार्ट से, उसकी प्लानिंग, उसकी टेक्निक्स, स्ट्रेटजी। तो इन टूल्स का थोड़ा सा जिक्र हो रहा है। फॉर एग्जांपल स्कोप मैनेजमेंट में हम जो है ये एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको कहते हैं जी वकार। जी वकार, आवाज और लेक्चर क्लियर आ रहा है आपको? वकार जवाब दे माइक ऑन करके। वकार जी, और कोई स्टूडेंट?
ये जाहिद बार बार पहले आते थे। जाहिद माइक ऑन करके बताएं, इज एवरीथिंग लेक्चर इज गोइंग फाइन और नॉट? सुन रहे हैं? हेलो जी, माशाल्लाह 28 स्टूडेंट हमारे पास इस टाइम लाइव हैं और लेक्चर। जी जी ठीक है, मैं देख रहा था, मैं सिर्फ कंफर्म कर रहा था। 28 माशाल्लाह स्टूडेंट। बहुत अच्छी, शाबाश जी जी। हाँ, फिर क्या हुआ कि ये प्रोजेक्ट चार्टर क्या चीज़ होती है? जब आपका प्रोजेक्ट की एग्रीमेंट होता है आपकी कंपनी का और क्लाइंट्स के दरमियान, ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसका नाम प्रोजेक्ट चार्टर है। इसको फिल किया जाता है और ये दोनों पार्टीज के दरमियान होता है। WBS है, जब हम स्कोप मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो उस पर ये एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। WBS स्टैंड फॉर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। आपके प्रोजेक्ट का जो टोटल वर्क है, सिर्फ मॉड्यूल नहीं, फंक्शनैलिटी या कोडिंग के वो इम्प्लीमेंटेशन के मॉड्यूल नहीं, और भी जो जो फेज वाइज, तो वो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एक स्ट्रैटेजी के मुताबिक, एक टेक्निक के मुताबिक बनाया जाता है। ये गैंट चार्ट, नेटवर्क डायग्राम, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस, ये सारी टाइम मैनेजमेंट एक नॉलेज एरिया है। जब हम उसका चैप्टर पढ़ेंगे, इसकी कॉम्पिटेंसीज टेक्निक्स को सीखेंगे, इसके अंदर ये स्ट्रैटेजीज लगा के ये चीज़ें बनाई जाती हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ठीक है, फिर इस तरह कॉस्ट एस्टिमेशन की जाती है, उसमें अर्न वैल्यू मैनेजमेंट टेक्निक है, एस्टिमेशन। तो ये कुछ बताई जा रही हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो आप कुछ टूल्स को यूज़ करते हुए, कुछ ऐसे टेक्निक्स अप्लाई करते हुए आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में साथ साथ टीम को फॉलो करवाते हैं और करते भी हैं, यूज़ करते हैं, और ये हम करते भी। ये आपको एक डायग्राम एग्जाम्पल के तौर पे नज़र आ रही है। एक इंटरनेट का एक प्रोजेक्ट है जो ऊपर टॉप पे आप देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरनेट है और उसकी डिफरेंट फेजेस नज़र आ रहे हैं, और हर फेज़ के अंदर कुछ सब टास्क आपको नज़र आ रही है। ये चार्ट की फॉर्मेट में है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है। जब हम इसको उस चैप्टर में पढ़े करेंगे तो फिर डिटेल में देखेंगे। ये गैंट चार्ट है। ये MS प्रोजेक्ट जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, टूल का, माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोजेक्ट है, MS ऑफिस नहीं, काइंडली प्लीज़ MS ऑफिस लोग लिखना शुरू कर देते हैं और फाइनल पेपरों में और किसी क्विज में या कुछ। मैं MS ऑफिस की बात नहीं कर रहा, मैं MS प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। MS स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट। ऑफिस भी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, मगर MS प्रोजेक्ट भी माइक्रोसॉफ्ट ही ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। तो MS का प्रोजेक्ट का टूल है, आपको ये बिल्कुल, इसकी अगर लेक्चर भी आप ये देखें, टॉप सब कॉर्नर पे MS प्रोजेक्ट भी नजर आ रहा है। तो ये इसके अंदर आप ये लेफ्ट साइड पे देखेंगे, ये सारी अपनी प्रोजेक्ट की फेज वाइज आपने एक्टिविटीज़ की हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने और मेंशन नहीं किया, यहाँ पर इसके साथ साथ टाइम लाइन भी डिफाइन होती है। टाइम लाइन का मतलब है कितने डेज में कंप्लीट होगा। और राइट साइड पे देखिए कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ आपको नज़र आ रही हैं, और ये टास्क नज़र आ रही है, और इसकी सीक्वेंसिंग नज़र आ रही है। मगर इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग है इसमें, कि कौन सा बंदा ये टास्क करेगा, नीचे नाम भी आता है, और कितनी देर में ये डेडलाइन कंप्लीट होगी, और फिर इसकी सीक्वेंसिंग। ये गैंट चार्ट है, जो बड़ा मशहूर एक वर्ड होता है गैंट चार्ट, इस बीन पहले बनाया जाता है और उसको उसके मुताबिक ही प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन की जाती है। जी, कुछ एडवांटेजेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के देख लेते हैं। अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ना कर रहे हो और सिंपल आप बस डेवलपमेंट कर रहे हो और टीम में काम कर रहे हो और बस जिस तरह इंस्ट्रक्शन चल रही है वो कर रहे हो, तो हैपेजली काम हो रहा होता है, अफरा तफरी हो बाज़ हो सकती है, क्योस हो सकती है, कोई चीज़ें प्लान जब नहीं है तो बाज़ स्टक ऑन हो सकते हैं कि नेक्स्ट कैसे करेंगे, क्या करेंगे। जब चीज़ें प्लान होती हैं तो हर चीज़ बड़ी स्मूथली चल रही होती है, और जो जो आपके बॉस है या आपका क्लाइंट है या कस्टमर है, उसको सरप्राइजेस पसंद नहीं होते। तो दैट इज़ वाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जब हो रही होती है तो उसकी प्रॉपरली एग्जीक्यूशन हो रही होती है और मॉनिटरिंग भी हो रही होती है कि प्रोजेक्ट कितना परसेंट कंप्लीट हो गया, सक्सेस कितनी हो चुकी है, कितना रह गया। ठीक है, तो रिस्क एश्योरेंस हो जाती है कि हम सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, और थ्रेटनिंग रिस्क मैनेजमेंट भी अगर की हुई है तो रिस्क के चांसेस, फेलियर के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और इफेक्टिव, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर ये एक टूल MS प्रोजेक्ट, ये इफेक्टिव आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। आप उसमें प्लानिंग कर सकते हैं, उसमें प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, टीम ने कितना प्रोग्रेस कंप्लीट कर ली, वो आप टास्क पे उसको कंप्लीट करके उसको कलर से एसोसिएट कर सके, ताकि हर बंदा उसको टाइमलाइन को जब वो देखता है, चार्ट को आपके पास वो शेयर हुई है तो पता लग जाता है कि कितने परसेंट। इसी तरह कोर्स आउटलाइन भी जब हो रहा होता है तो आप साथ साथ कोर्स आउटलाइन अपने अपने फोल्डर के अंदर कंप्लीट करके बताते हैं हम इतना परसेंट कंप्लीट कर चुके हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करें, ऐसे करें। जिस तरह अभी आपको जो हमारे कोऑर्डिनेटर है उन्होंने CRs को एक फॉर्म दिया हुआ है, और हमें टीचर्स को भी कहा गया कि आप जितने भी आपके लेक्चर्स हैं वो लेक्चर्स की आप डिटेल टाइम। जी, मोहम्मद उस्मान अपना माइक बंद करें। उस्मान साहब को जोश चढ़ा और अपने शायद गलती से माइक ऑन करके बैठे।
जी उस्मान साहब अपना माइक, थैंक यू। उस्मान साहब ने सुन लिया। अच्छी बात है, मेरे स्टूडेंट बड़ा इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह फॉलो कर लेते हैं। जी, तो वो जिस तरह हमें भी टास्क दी गई है कि लेक्चर कब हुआ, वो ऑन लाइव लेक्चर दिया या टीचर ने, अगर वो 2 सेक्शन को पढ़ा रहा है, अगर एक को लाइव दिया हुआ है तो वही लेक्चर रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर कर रहा है। और क्या बाज़ का कोई लेक्चर नहीं होता, नेक्स्ट लेट्स से कल अगर मैं क्लास लेता हूँ और मैं लेक्चर नहीं, मैं क्वेश्चन आंसर कोई सेशन रखता हूँ डिस्कशन का ओपन ग्रुप पे और इस पे भी, तो वो भी हो सकता है। तो वो भी सारे ऑप्शन मेंशन है, तो आपने भी वो फिल करने हैं और वो टीचर ने भी फिल करने हैं, सो दैट एक हार्मोनी हो सके और एक बैलेंस भी हो सके और वो रिपोर्ट्स के थ्रू चेक भी हो कि स्टूडेंट कह रहे हैं लेक्चर नहीं हो रहे, टीचर कह रहे हो रहे हैं। बाज़ का टीचर भी सही कह रहे होंगे, बाज़ का स्टूडेंट भी सही कह रहे होंगे, तो वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो इसको वेरिफिकेशन करने के लिए जो हेड्स हैं या मैनेजमेंट है या टॉप मैनेजमेंट इंचार्ज कैंपस हैं, वो सबसे रिपोर्ट्स हेड से लेके कहते हैं कि हमें दिखाएं और कैसे हो रहा है, ताकि देखा जा सके कि कौन नहीं हो रहा। तो एक अच्छी चीज़ है, दो हेक्टिक हो जाती है सबके लिए, बट इट्स गुड अगर आप टाइम बाय टाइम साथ साथ लेक्चर की एंट्री और सारी चीज़ें करते रहे। तो फॉर एग्जांपल ये अच्छी प्रोवाइड करता है प्लानिंग, मॉनिटरिंग और सोर्सेज को अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं, कॉस्ट को भी, और देख सकते हैं। फिर फ्यूचर प्लानिंग के लिए बड़ा बेनिफिशियल है। अगर आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किए तो ये फ्यूचर प्लानिंग के लिए क्या मतलब है, अगर आपने जिस तरह सॉफ्टवेयर के आप प्रोजेक्ट एक बनाते हैं तो उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, वो जो डॉक्यूमेंटेशन है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, गाइडेंस के लिए भी अवेलेबल है। तो इसी तरह जब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं तो वो आप अगले प्रोजेक्ट में उसमें से गाइडेंस ले सकते हैं कि अच्छा हमने क्या प्लानिंग की थी, क्या हमारी टीम थी, क्या हमने लेसन लर्न किए। तो वो जब एक आर्काइव बन जाती है जिसमें पूरी ये बुकलेट होती है उस प्रोजेक्ट से रेलेवेंट, उसमें कोड का भी सेक्शन होता है, सीडी भी होती है, पूरी बुकलेट होती है आर्टिफैक्ट्स की और सारी चीज़ों की, और एट द एंड आप उस पर लिखते हैं कमेंट्स के क्या हमने लेसन लर्न इस प्रोजेक्ट से सीखे। तो उसमें सारी चीज़ें होती हैं, आप उसको फ्यूचर रेफरेंस गाइडेंस के लिए। और देखिए पीएम प्रोवाइड्स अ हिस्ट्री और मैट्रिक्स बेस फॉर फ्यूचर प्लानिंग एज वेल एज फॉर गुड डॉक्यूमेंटेशन, ये जरूरत है। प्रोजेक्ट मेंबर लर्न एंड ग्रो बाय वर्किंग अक्रॉस फंक्शन टीम एनवायरनमेंट। जब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्लाई करवा रहे होते हैं तो हर मेंबर को, टीम मेंबर को टास्क, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके साथ उसके सो मैनी इश्यूज को डिस्कस करना, अप्रिसिएशन, टीम मीटिंग में, ये सारी चीज़ें जब चल रही होती हैं, एक दूसरे की हेल्प करना, टीम को लेके चलना और टीम मेंबर्स एक दूसरे का ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें जब चल रही होती हैं, और जब आप अच्छी कंपनीज, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ पर आपको डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं, डिफरेंट रीजन से लोग हो सकते हैं। बाज़ का लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, बाज़ का कुछ ऐसी कंपनी में जाते हैं जिसमें फॉरेनर्स भी काम करें, बाज़ का तो अब्रॉड के मुल्क में हमारे स्टूडेंट्स काम करें, बाज़ का तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करें। सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ काम नहीं करना, या मैंने मेल्स के साथ काम नहीं करना या फीमेल्स के, तो आपको क्रॉस फंक्शनल एनवायरनमेंट में, यानी जिसमें डिफरेंट आपको जेंडर के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, बड़े छोटों के साथ करना पड़ेगा, डिफरेंट रीजन, डिफरेंट वाले के साथ, लोगों के साथ वक्त के साथ ग्रो करते हैं, तो यू हैव टू इंटरेक्ट विद दोज फैक्टर्स। तो आपको सीखना पड़ेगा कि टीम मेंबर बन के टीम की तौर पे कैसे काम करना होता है। अकेला बंदा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, बड़ी मुश्किल हो जाती है, और वक्त एक ऐसा आता है जो अकेला रहता है और अकेला रह रह के फिर थक जाता है और वो फिर हार मांगना शुरू होता है। तो इसलिए उसको जुड़ना पड़ेगा, ना चाहते हुए जुड़ना पड़ेगा, कोई टीम फिर बनानी पड़ेगी, कोई दोस्त बनाने पड़ेंगे, मिल बैठ के स्टडी करना पड़ेगा, काम करना, तभी ये सक्सेसफुल होगा। तो सॉफ्टवेयर की जो हमारी फील्ड है, ये डिग्री है, बड़ी टफ है, ये आसान नहीं है, ये अकेले रह के बहुत मुश्किल से बंदा सर्वाइव करता है, कर तो लेता है बट बहुत मुश्किल सर्वाइव कर लेता है। तो ये जिस तरह मैं इस मौके पे आके एक फ्रेज भेजता हूँ, एक फ्रेज इस तरह एक थी कि मैं नहीं जाना खेड़िया देना, वो कहते हैं ना गाना, मैं नहीं जाना खेड़िया देना। तो ये नहीं है कि भाई आप कहेंगे जी मैंने उसके साथ काम नहीं करना, मैं उसके टीम में काम नहीं करूंगा, मैं उस टीचर से नहीं पढ़ूंगा, मैं उस टीचर से नहीं पढ़ूंगी, ऐसा नहीं होता। एक रिस्पेक्ट अपनी जगह है और आपको टीम में काम करना है, ना चाहते हुए भी काम करना है, क्योंकि बॉस का हुक्म है। तो कहते हैं कि 2 गोल्डन रूल्स ऑफ सक्सेसफुल जो आपकी प्रोफेशनल जो लाइफ है, उसके 2 गोल्डन रूल है। फर्स्ट हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट गोल्डन रूल इज योर बॉस इज ऑलवेज राइट, सेकंड गोल्डन रूल इज योर बॉस इज ऑलवेज राइट। तो ये जो बॉस कह रहा है वो फिर आपको मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानना पड़ेंगे फिर आप जॉब क्विट कर देंगे या आपको निकाल दिया जाएगा। अगर आपने किसी के अंडर काम नहीं करना, अगर आपकी ऐसी तबीयत नहीं है, तो आप फ्रीलांसिंग काम करें, किसी ने आपको नहीं रोका, आप इंडिपेंडेंट है। फ्रीलांसिंग का मतलब आप खुद ही अपने तौर पे काम करें,
किसी के लिए तो काम करें, बट किसी के अंडर होके काम नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट होके एज अ फ्रीलांसर काम करेंगे, जिस पे कोई टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिसमें कोई आपको किसी के अंडर रह के काम करने की जरूरत नहीं, आप खुद ही बॉस है, ठीक है। तो ये भी होता है, अगर आपकी अपनी तबीयत है आप काम कर सकते हैं, और आप किसी के अंडर काम करते हैं, बाज़ को आप खुद हेड बन जाते हैं, फिर आप किसी के और अंडर होते हैं, फिर बाज़ को आप खुद कंपनी के मालिक बनते हैं, आपके अंदर अंडर होता है। तो ये आप सीखते हैं। हर कोई पहले स्टेप से माँ के पेट से, या हर कोई पहले स्टेप से आके टॉप सीट पे नहीं बैठ सकता। अगर उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस है, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो फेल हो जाएगा वक्त के साथ साथ। अगर आप बाहर से अब्रॉड से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मास्टर्स भी करके आ जाएंगे, एमएस भी करके आ जाएंगे, तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं लगा दिया जाएगा। आपको कहा है आपने डेवलपमेंट की है, आपने कोई प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट टीम लीडिंग की है, आपको पता है कि काम कैसे करना है, काम कैसे करवाना है। आप कहेंगे नहीं नहीं मैंने तो काम ही नहीं किया, तो डिग्री में सिर्फ पढ़ के आ गया, तो आपको कभी भी नहीं लगाया जाएगा प्रोजेक्ट मैनेजर। आपको टेक्निकल साइड पे लगा दिया जाएगा, आपको डेवलपमेंट में लगाया जाएगा, आपको कोऑर्डिनेशन में लगा दिया जाएगा, अनटिल अनलेस आप वो मंजिलें पार नहीं कर पाते। तो दैट इज वाई जब हमारे स्टूडेंट डेवलपमेंट या टेक्निकल स्किल्स सीखते हैं, और वो मैनेजरियल पार्ट ऑफ इसे अपनी पर्सनालिटी को, अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, तो वो अच्छे टीम लीडर और अच्छे मैनेजर लेवल पे जा सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई इस कोर्स की इंपॉर्टेंस और वर्थ बहुत बड़ी है। कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, और भी कुछ बेनिफिट्स की बात करते हैं। जी, कुछ बात करते हैं कि कौन से अदर डिसिप्लिन्स की नॉलेज होनी चाहिए आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ साथ, और कौन से अदर डिसिप्लिन रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको जनरल मैनेजमेंट का पता होना चाहिए। जब आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, या आप इसकी एक्सपर्टीज हासिल कर रहे हैं, तो आपको बेसिक मैनेजमेंट का पता होना चाहिए। आपको किताबें पढ़नी चाहिए। आपको बेसिकली जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं, जो बुक्स हैं, या आप उसकी प्रैक्टिकल आपको वो थोड़ी सी एक्सपर्टीज लेनी पड़ती है कि बेसिक मैनेजमेंट क्या है, एक जनरल मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजर के स्किल्स क्या होते हैं, मैनेजर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का रोल क्या है, हायरार्की क्या, लेवल्स ऑफ मैनेजर्स क्या होते हैं, बेशुमार सारी चीज़ें। और फिर आपको एप्लीकेशन एरिया मींस कि एक्सपर्टीज इन दैट, जो टेक्निकल है, जो आपने डेवलपमेंट करनी है बेसिकली, वो आनी चाहिए। अगर वो नहीं है और आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सिर्फ नॉलेज है, सिर्फ जुबानी कलामी बातें हैं, तो वो कतन बंदा कामयाब नहीं हो सकता। आपके पास टेक्निकल स्किल्स हैं, मगर मैनेजमेंट या स्किल्स नहीं आपके पास आ पा रही, तो आप काम तो कर पाएंगे, मगर आगे ग्रोथ आपकी मुश्किल होगी, आपको टाइम लगेगा। दैट इज वाई फोकस करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर जो है इन चीज़ों पर भी, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, इन स्किल्स को भी, ठीक है। ये एक स्लाइड मुझे तो ज़रा कम नज़र आ रही है, बट अदर डिसिप्लिन्स के साथ भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। आपको 3 तरह की डिसिप्लिन्स की नॉलेज होनी चाहिए। पहले तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की आपको नॉलेज होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, उसके प्रोसेसेस की, उसकी टेक्निक्स की। फिर आपको बेसिक मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेट का पता होना चाहिए कि कैसे करनी है, हायरार्की क्या, लेवल्स ऑफ मैनेजर क्या, उनके रोल्स क्या, इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होते हैं, कैसे काम होता है, बहुत सारी बेसिकली चीज़ें काम, एक फर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर का क्या रोल होता है, कैसे की जाती है। ये जनरल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट समथिंग डिफरेंट। थर्ड जो है वो आपको अपनी डोमेन का मतलब आपको अपनी फील्ड, जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो आपने कोडिंग करनी है, डिजाइनिंग करनी है, उस पर एल्गोरिथम लगाने हैं, उसकी डिजाइनिंग स्किल करनी है, और उसकी एनालाइज करना है, ये सारी चीज़ें टेक्निकल एक्सपर्टीज में आती है। तो इस चीज़ की फील्ड की भी होनी चाहिए। तो 3 तरह की आपको फील्ड की अगर एक्सपर्टीज है, तो 3 तरह की अगर आपको एक्सपर्टीज है, तो अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर कहलाएंगे। आपको एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की भी एक्सपर्टीज है, नॉलेज के साथ एक्सपर्टीज की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नॉलेज की बात नहीं कर रहा। मैंने टॉक अबाउट एक्सपर्टीज मींस के प्रैक्टिकली भी आपने काम किया और आपने अप्लाई किया। दैट इज, वन इज जनरल मैनेजमेंट, सेकंड इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, एंड थर्ड इज डोमेन, जो आपकी टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज है, उस काम को करने की वो एबिलिटी है। तो ये तीनों चीज़ें हैं, तो आप सक्सेसफुल और अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर कहलाएंगे। दैट इज वाई जिनमें टीम लीडिंग की एबिलिटी होती है, साथ साथ मैनेजमेंट स्किल्स भी होती है, काम भी करना आता है, करवाना भी आता है, वो टीम लीडिंग पे जाते हैं। और जिनमें नहीं होती, वो डेवलपमेंट में डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोई 8-10 सालों के बाद एक सीनियर रैंक उनको मिल जाता है। तो ये बात है। तो एक बंदा जब हेडशिप करता है या डिफरेंट लेवल्स पे वो उसका हेड रहा होता है, या एक्टिविटीज़ करता है, या उसको टास्क मिली जाती है, तो वो उसकी अहलियत होती है, उसको सिलेक्ट किया जाता है,
या लोगों को नज़र आता है ये बेहतर कर सकता है तो तभी उसको मिला जाता है। तो ये साथ-साथ चीज़ें आपने लाइफ़ में आप अचीव भी करते हैं और हर बंदे को नहीं मिल जाती। थोड़ी-सी हिस्ट्री की मैंने वैसे मिसाल दी, ये शुरू में होनी चाहिए बट एज़ सच ये इतना कोई नहीं था। मैंने आपको बताया कि 1940s में ये डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन और इन लोगों ने स्टार्ट किया था और ये 1970s में एक हेनरी एक बंदा था, इसने ये एक गैंट चार्ट का कॉन्सेप्ट दिया। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया था, वो गैंट चार्ट हमारे इससे नहीं था, एक वो एक्टिविटीज़ को शेड्यूलिंग को स्केड्यूल करने का वो जो मैंने गैंट चार्ट दिखाया था वो तो एमएस प्रोजेक्ट में से है, बट उसने एक आइडिया 1980 में हेनरी एक बंदे ने दिया था, उसका हेनरी गैंट था, तो उसने फिर उसका नाम आगे से गैंट चार्ट रख दिया। और 1958 में आप ये देख रहे हैं पर्ट टेक्निक पर्ट एनालिसिस भी बनाया जाता है, तो उस नेवी ने ही उसका एक कॉन्सेप्ट दिया था। नेवी जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन 1970s में आप देखें कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट की बात करती रही, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने काम किया, मगर 1990s में जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशन पे इस पे काम करना शुरू किया और 1990s के बाद इतने अरसे के बाद ये सारी चीज़ें होनी शुरू हुई। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्रोफेशन अभी भी हाईली पेड है, पाकिस्तान में भी है। जो अच्छे अच्छे डेवलपर्स हैं वो लाखों में तनख्वाहें ले रहे हैं। अगर आप अलूमनाई में पोर्टल्स पे ऐड हैं या लोगों को आइडिया है तो आपके सीआर को भी मैं सीआर को ऐड कर दूंगा, क्योंकि 6-7 सेमेस्टर वाले जो 7th वाले हैं या वो तो ऐड है, काफ़ी लोग हैं। जो 8th वाले वो ऐड है और बाकी तो इंडस्ट्री के हैं। तो दो दो तीन तीन जो हस्तियां होती हैं क्लास की उनको मैं ऐड कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को भी मैं आपके भी एक क्लास में से 1-2 लोगों को ऐड करूँ, ताकि जो भी जॉब्स या इंटर्नशिप या एक आइडिया होता है कि किस तरह की चीज़ें आ रही है, क्या सैलरीज हैं, तो क्या हो रहा है, उस पर लुमनाई के साथ आप टेक्नोलॉजी टॉक कर सकते हैं, वो क्यूरी कर सकते हैं, वो चीज़ें मिलें। तो नंबर 1 प्रोफेशन है। मैनेजमेंट भी जो भी पोस्ट होती है वो टॉप एग्जेक्टिव लेवल की होती है, उसकी हाई सैलरीड, बट उसके साथ साथ उसकी जिम्मेदारियां भी हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो थी, उस मैंने आपको बताया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पीएमआई के नाम से थी। ऐसी एक इंस्टीट्यूट था, पीएमआई स्टैंड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जिसने 1990s में काम करना शुरू किया और कंपनियों के साथ साथ, और उसने फिर वक्त के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि 2000 में उसने पहली कॉन्फ्रेंस लॉन्च की और लोगों को बताया कि भाई ठीक है, जिस तरह ये बताया कि पीएमआई होस्टेड इट्स फर्स्ट रिसर्च कॉन्फ्रेंस इन जून 2000 इन फ्रांस। तो फ्रांस में उसने पेरिस के शहर में उसमें उसने ये जाके पहली कॉन्फ्रेंस सन 2000 में की और लोगों को बताया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़नी है, पढ़ानी है, फॉलो करनी है सब लोगों को। तो ये आप कंटेंट्स फॉलो करें। उन्होंने फिर ये बुक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, PMBOK स्टैंड्स फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, ये गाइडलाइन बुक 2000 एक उसका एडिशन था, वो उस लॉन्च की। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड IOSA से सर्टिफाइड भी है, ISO 9000 सर्टिफिकेशन इसको मिला हुआ है। तो अगर एक कंटेंट्स ISO सर्टिफाइड अप्रूव्ड है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड उसको भी वेरीफाइड है और दुनिया उसको फॉलो कर रही है और उस पर आर्टिकल लिख रही है और डेफिनेटली वो प्रोवाइड्स करते हैं और रिसर्च। तो इनकी वेबसाइट भी है, PMI.org वेबसाइट है। आप वहाँ पर जाके आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेटेस्ट मिल सकती है, जो पढ़ सकते हैं वो कर सकते हैं। डिफरेंट एडवांटेजेस की हमने बात की थी, ये कुछ और एडवांटेज हमने आपके मेंशन हो गए हैं कि बेटर कस्टमर रिलेशन है, बेटर कंट्रोल ऑन फाइनेंशियल और फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज को भी आप जो मैनेज कर रहे हैं, कौन से लोग किस वक्त क्या काम कर रहे हैं, पूरे गैंट चार्ट में इसकी रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं, इसको एक्टिविटीज़ की आ जाती हैं कि हिस्टोग्राम आ जाता है, टेबल आ जाता है और जो आपने डिफाइन की होती है उसकी पूरी रिपोर्ट आ जाती है कि कौन सा बंदा किस एक्टिविटी में कब कब कहाँ कहाँ काम कर रहा है, जिस तरह आपने प्लान किया होता है। डेवलपमेंट टाइम लेस लगता है, क्योंकि जब आप प्लान के मुताबिक शेड्यूल के मुताबिक चल रहे होते हैं तो आप अपनी पेस को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। आप ये देखें कि जब हमने ऊज पढ़ा था तो हम साथ साथ चेक भी करते रहते कि हम वीक वाइज कहाँ तक पहुँचे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कभी हम लेट भी थे, कभी हम पैरेलल चल रहे थे, कभी हम आगे चल रहे थे। तो ये बैलेंस करके बंदा चल जाता है और आपको एक आइडिया होता है कि अब हमने काम कितना करना है, कितना कर लिए, ये सारी चीज़ें। लोअर कॉस्ट हो जाती है, क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, प्रोडक्टिविटी यानी आउटपुट बढ़ जाता है। ये सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को अप्लाई करने के बेनिफिट्स और फ़ायदे हैं। जब हम इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एक्चुअली अप्लाई करते हैं तो ये हमें सारे फ़ायदे मिल रहे होते हैं। हमारी इंटरनल कोऑर्डिनेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से होती है, क्योंकि हर वक्त ऑन द टोज लोग लिंक होते हैं, जुड़े होते हैं थ्रू सम टेक्नोलॉजी, थ्रू सम जो आपके ऑफिस का जो भी एक इंटरनल
कोऑर्डिनेशन करने का कोई आपकी ऐप है या कोई ज़रिया है? आजकल देखें सब लोग ग्रुप्स पे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये इंस्टाग्राम वगैरह तो सोशल लाइफ़ के लिए, बट जब आप प्रोफेशनली काम करते हैं तो हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एप्लीकेशन कोई ऐप बनाया हुआ है जिससे लोग वो कोऑर्डिनेटेड हैं, एक दूसरे को रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, तो कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव होती है, वर्किंग मोरल बढ़ता है। वर्किंग मोरल इसलिए बढ़ता है कि हर वक्त जो है, जब आप एक टीम के अंदर काम कर रहे होते हैं तो सब लोगों को, जब मीटिंग्स भी टीम की होती हैं, बताया भी जाता है, और जब टीम की प्रोग्रेस और सक्सेस की बात हो रही होती है, एक्टिविटी को पूछा जाता है मीटिंग्स में, किसने क्या काम किया, आपको मैंने ये टास्क दी थी, वो दिखाएं, तो शाबाशी भी मिल रही होती है, ग्रोथ भी हो रही होती है और मोराल भी बढ़ रहा होता है कि यार इक्वल ट्रीटमेंट हो रही होती है, किसी के साथ कोई पर्सनलिज्म नहीं हो रही होती। ओके जी, ये अगर किसी ने सर्टिफिकेशन करनी है तो पीएमआई ने एक सर्टिफिकेशन भी लॉन्च की हुई है। जब आप डेवलपमेंट, ये अभी पढ़ते वक्त करने की ज़रूरत नहीं होती, पढ़ाई करते हुए डिग्री करने के बाद जब आप फील्ड में, इंडस्ट्री में डेवलपमेंट कर लेते हैं, जब आप अच्छी डेवलपमेंट कर लेते हैं, थोड़ी एक्सपर्टीज़ आपकी अच्छी हो जाती है, तब आप साथ साथ तैयारी करें। तो सर्टिफिकेशन पीएमपी के नाम से सर्टिफिकेशन है, दिस पीएमपी इज़ कॉल्ड एज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, और ये पीएमआई जो इदारा है इसने एक सर्टिफिकेशन दी है। इसकी कॉस्ट फॉर स्टूडेंट्स जो है वो कम है, और फॉर प्रोफेशनल्स जो है वो डेफिनेटली, स्टूडेंट्स अगर हैं तो उनको कोई अपना एविडेंस और प्रूफ देने पड़ते हैं फ्रॉम ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन से, लेटर, कोई कार्ड की कॉपी या स्कैन, ये सारी चीज़ें वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है, तभी वो स्टूडेंट को मानते हैं। और प्रोफेशनल्स के लिए कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा रखी जाती है। तो डेफिनेटली वो सर्टिफिकेशन कर सकते हैं और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पीएमपी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल बन सकते हैं, और उनको फिर अच्छी अच्छी पोजीशनिंग और अच्छी ऑफर हो सकती है। तो ऑर्गेनाइजेशन भी देखती है कि ऐसे कॉम्पिटेंट लोग जो डेवलपमेंट अच्छी करते हैं, जो टीम में अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उनको टीम लीडर भी बनाते हैं, और टीम लीडर बनने के बाद जिनमें वो काबिलियत और ज़्यादा ग्रो की नज़र आती है, उनको मैनेजमेंट पोजीशन पे ले आते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर, यानी मैनेजमेंट टॉप नेक्स्ट लेवल हायरार्की लाते हैं। और बाज़ औक़ात अच्छी ऑर्गेनाइजेशन उनको खुद फंड कर रही होती है, उनको खुद सर्टिफिकेशन करवाती है। खुद सर्टिफिकेशन का मतलब है उनको फंडिंग फाइनेंस कर रही होती है, ठीक है। उसकी सर्टिफिकेशन की वो तैयारी वो करते हैं, और वो अचीव जब करते हैं तो डेफिनेटली वो उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है, और वो अगर अचीव करेगा, स्किल्स अचीव करेगा, तो उस कंपनी के लिए फ़ायदा होता है। या इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल पर्सन है वो खुद अपनी मेहनत करके वो सर्टिफिकेशन अचीव करके अपनी नेक्स्ट लेवल पे एलिजिबल हो जाता है, या किसी और अच्छी कंपनी को अपनी स्किल्स प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। तो ये पीएमआई की वेबसाइट भी है, आपको नज़र आ रही है pmi.org, और आप वहाँ पर जाके इसको, उनकी ऑर्गेनाइजेशन या वैसे स्टडी कर सकते हैं। मगर वहाँ पर अब जो है, ये जो ऑनलाइन जो बुक अवेलेबल है, ये काफ़ी सालों से वहाँ से हटा दी है, क्योंकि जब वो कहते हैं ना कि कदर भी खो देते हैं लोग, तो ये अब उन्होंने इस तरह एक्सेसिबल नहीं रखी। सिर्फ अगर कोई एकेडमिशियन या फैकल्टी है, वो रेफरेंस के थ्रू या कंटेंट के थ्रू, वो अपना प्रूफ के थ्रू वो मिलती है। मगर हम लोगों ने एक्वायर शुरू में की थी, और हम स्टूडेंट्स को शेयर कर देते हैं, नॉलेज को शेयर करने के लिए। अगर मैं चाहूँ तो लोग यही करते हैं, ना लेक्चर शेयर करते हैं, ना कोई बुक शेयर करते हैं। इस कोर्स की, ये इंडस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स भी है, और इसकी ट्रेनिंग सिर्फ 2 से 3 दिनों की 25-30,000 है, और सिर्फ कुछ ऐसे लोग जो कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का नाम सुना होगा, या गवर्नमेंट के कुछ ऐसे इदारों के साथ जुड़ जाते हैं, और वो 25 से 30 हज़ार की ट्रेनिंग की सिर्फ कॉस्ट देते हैं, सिखाने समझाने के लिए। तो और वो सुबह शाम ट्रेनिंग्स होती हैं, कॉफ़ी शॉफ़ी होती है, आउटलाइंस होते हैं, क्विज़ होते हैं, सर्टिफिकेशन यही होते हैं। तो लेट्स से अगर हम भी किसी, या मैं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ सालों व सालों जुड़ जाता, बल्कि बड़ी ऑफ़र भी आई, तो मैं एक एक सेशन से लाखों कमा सकता हूँ, एक सिर्फ सेशन से सिर्फ, ठीक है। और आप सोच लें, अगर एक जो एकेडमिशियन है, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या मैनेजिंग पोस्ट पे बैठा हुआ है, या स्टूडेंट है, या जनरल लाइफ से कोई सीख रहा है, अगर हम उसको मिलके टीम एज कोई सिखाते हैं, तो 25 से 30 हज़ार अगर एक फीस है, इसकी आप नेट पे स्टडी सर्च कर सकते हैं, गूगल में एड्स आ जाएंगे, अखबारों में ऐड आती हैं, और ट्रेनिंग्स करवाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस। स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है पाकिस्तान का एक इदारा है, और भी कुछ इदारे हैं, और प्राइवेट भी लोगों ने खुले हुए जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, जिनको फिर मानते हैं लोग, तो वो ये करवा रहे हैं, तो लाखों रुपया कमा सकते हैं। बट सोचना चाहिए था, सोचा भी, बट कभी जहन ने इस तरफ कमाने की तरफ सोच को तरगीब, अपने दिल को, कहते हैं ना, ज़मीर को भी तरगीब नहीं दी कि यार इस तरह कमाएं, ठीक है। तो
काफ़ी सैकड़ों की तादाद में प्रोजेक्ट्स भी पड़े होते हैं हमारे पास, उनकी सीडीज़, उनकी डॉक्यूमेंटेशन सब चीज़ें पड़ी होती हैं। तो कभी मैंने तो कभी सोचा भी नहीं लाइफ़ में, मुझे माशाल्लाह अब 16 साल हो गए पढ़ाते हुए, कभी भी नहीं सोचा कि इसको सेल आउट कर दें, किसी के हवाले कर दें, कभी भी कोई चीज़ इस तरह की ज़हन में नहीं आई। तो लोग करते भी हर तरह के जिस तरह स्टूडेंट होते हैं, हर तरह की लाइफ़ में टीचर्स भी बाज़ हज़रात ऐसे आते हैं जो अनफ़ेयर फेयर मीन्स को यूज़ करते भी होंगे, बट हमने कभी नहीं सोचा। गाइडेंस के लिए आप बुकलेट या कोई चैप्टर या पढ़ने के लिए या उसको सॉफ्ट कॉपी स्टूडेंट्स को देते हैं, वो एक अलग चीज़ है। मगर कोड कभी भी, जो कोड मेन चीज़ होती है, कोड कभी भी नहीं देते, तो वरना लोग कॉपी पेस्ट और एग्जीक्यूशन करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली एक जो समझदार होता है वो कोड तो नेट से भी मिल जाता है, उससे भी बहुत कुछ सीख सकता है और हिट एंड ट्रायल करके उसको यूज़ कर सकता है, समझ सकता है। मगर जिनको कुछ नहीं आता, वो अगर कोड भी उनको दिया जाए तो वो उसको फिर भी एग्जीक्यूट क्या यूज़ क्या एग्जीक्यूट भी उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। वो कहते हैं, पंजाबी में एक मुहावरा है, जेड़े इत्थे भी कोड़े वो मक्के भी कोड़े। तो जो कोड़ा, जो निकम्मा या नैला होता है, जिसने कुछ सीखना या करना नहीं होता जान के, तो वो फिर ऐसे ही रहता है। तो इसलिए इस चीज़ को आप हटाएँ। तो ये स्लाइड ये बता रही है, बस 1-2 स्लाइड रह गई और हमारा लेक्चर भी ख़त्म होने वाला है इंशाल्लाह, बड़े अच्छे टाइम पे ख़त्म भी हो रहा है। और पहले मेरे ख्याल से अभी ये 60 मिनट्स का लेक्चर हो गया और पहले 25, 30, 27, 8 मिनट का था, तो 80-90 मिनट्स का लेक्चर हो चुका है आपका। तो आई डोंट नो कि वो लेक्चर भी इसमें कैप्चर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कुछ पॉज था, अब देखिए लेट्स सी क्या होता है, बट हमने पहले भी कवर किया हुआ है, तो लेट्स सी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिफरेंट एरियाज़ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट डिसिप्लिन यानी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। आईटी इंडस्ट्री में भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस या उसमें उनकी चीज़ों को फॉलो किया जाता है। कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस, स्पोर्ट्स और ख़ासतौर पे इवेंट मैनेजमेंट वाले लोग भी, जब कोई बड़े बड़े इवेंट्स को, एक्टिविटीज़ को आप देखते हैं, कॉन्फ्रेंसेस को, शोज़ को, इनको मैनेज कर रहे हैं, तो ये सिर्फ हवा में खड़े होकर नहीं कर सकते। इनकी पूरी काफ़ी अर्सा प्लानिंग होती है और काफ़ी अरसे वो उस प्लानिंग के साथ वो जुड़े हुए होते हैं, उनको प्लान करके काफ़ी अर्सा जो है वो बैक काफ़ी अर्सा जो है वो उसकी प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग के साथ फिर उसकी डेफिनेटली डिफरेंट लोगों के साथ, डिपार्टमेंट्स के साथ, पर्सनल्स के साथ अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन चल रही होती है और वाकई साथ वो सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ह्यूज एरिया है और उसको डिफरेंट फील्ड में कर सकते हैं। तो हमारा जो रिलेटेड है वो रिगार्डिंग डिपेंडिंग अपॉन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। दैट्स व्हाई इट्स कोर्स टाइटल इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो हम अपने सॉफ्टवेयर की डिस्कशंस और उसकी कोई जो चीज़ें हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो और कोई एक्टिविटीज़ हैं, उन चीज़ों को हम भी आगे इसको डिस्कस और चीज़ों को अचीव करेंगे। जी, हेलो। जी, ये नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये नंबर 1 एरिया भी हो गया और हम ओके जी, आई थिंक सो यहाँ पर लेक्चर ख़त्म हो चुका है और ये नेक्स्ट पे नहीं आ रहा। जी, नेक्स्ट स्लाइड, ये लेक्चर ख़त्म हो गया और हमारा जो कल जो क्लास होगी वो होगी, लेक्चर इज़ फिनिश्ड। और हमारी जो कल क्लास होगी वो प्रोजेक्ट में उसकी होगी, प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट एंड प्रोसेस की बात होगी। वो लेक्चर मैंने अपलोड भी पहले भी किया हुआ है और वो सीआर भी आपके या ग्रुप पे मैं भी शेयर कर दूंगा। तो हमारा कल जो लेक्चर होगा वो उस चीज़ पे होगा। और मैं अभी 5 मिनट्स ऑन रखता हूँ और जो सीआर और जीआर हैं वो पहले कमेंट्स दे दें लेक्चर के हवाले से। और फिर मैं तकरीबन 2:15 पे लेक्चर को मीटिंग को एंड करूँगा और रिकॉर्डिंग मोड में फिर वो पूछता है कि रिकॉर्ड कर लें, रिकॉर्डिंग का एंड में ऑप्शन। तो वो लेक्चर रिकॉर्डिंग पे अवेलेबल हो जाएगा। और आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में अगर आपके पास ज़्यादातर लोगों के पास लैपटॉप्स हैं या स्मार्टफोन्स हैं, तो स्क्रीन कैप्चरिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं।
ऑटोमेटिक स्क्रीन कैप्चरिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लेक्चर सुन रहे हैं तो उसमें आपको ये वीडियो भी आ रही है और स्क्रीन पे आपको लेक्चर्स भी सिमुलेट होता हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है, दोनों चीज़ें। तो स्क्रीन कैप्चरिंग अगर आपने सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली आप जो है वो जो भी स्क्रीन पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो कैप्चर करता जाएगा, और जो ही टीचर कहेगा कि हम लेक्चर एंड करें तो आप भी उस स्क्रीन कैप्चरिंग को एंड कर दें लेक्चर को। वो एट द एंड आपको पूछता है कि आपने हाई रेजोल्यूशन लेक्चर बनाना है, आपने किस तरह की क्वालिटी का, किस फॉर्मेट में आपने लेक्चर को जनरेट करना है। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक ऑप्शन है स्क्रीन कैप्चरिंग की सॉफ्टवेयर की। आप अगर लैपटॉप यूज़ करें तो कैम्टेशिया रिकॉर्डर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में बड़ा यूज़ किया, और भी लेटेस्ट जो स्क्रीन कैप्चरिंग के सॉफ्टवेयर लेटेस्ट होंगे वो इंस्टॉल करें, तो वो आप ऑटोमेटिकली टीचर से पहले ही लेक्चर आपके पास आपके सिस्टम में लैपटॉप में जनरेट होके वो रेंडर होके मिल जाएगा, कि बजाय कि आप LMS पे जाके वहाँ से डाउनलोड करें। किसी को डाउनलोड होने का मसला होता है, फिर वो अपलोड करता है बाजू का। तो स्क्रीन कैप्चरिंग इज़ द गुड ऑप्शन, ठीक है, वो भी कर सकते हैं जी। जी 5 मिनट अब जो है ना जी माइक। अस्सलाम सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज कंफर्म करनी थी कि हमारे मिड एग्जाम और फाइनल एग्जाम किस तरह से कंडक्ट होंगे एचएम के ना, तो एक जरा क्लियर कर दें आप। जी ये जी 1 बाय 1 खावर कौन है अभी ठहर जाए, पहले मैं इस बात का जवाब दे दूं, सुन ले सारे फिर नेक्स्ट बात करें। जी मोहम्मद ज़ाहिद में ठहर जाए। अच्छा, ये हमें जो इंस्ट्रक्शन अभी इनिशियल तौर पे आई है वो उसमें यही है कि अभी तो फाइनल एग्जाम का या मिड की कोई टाइम का उन्होंने सिर्फ डेडलाइन का बताया, बाकी कोई थोड़ी सी इनिशियल ब्रीफिंग है, कुछ ज़री बात है, हमें पता भी होता है। तो इसमें वक्त के साथ साथ ये भी करना है टीचर ने कि अटेंडेंस का भी फिर ऑटोमेटिकली ख्याल रखना है, और अटेंडेंस के भी कुछ टीचरों ने मार्क्स डिफ़ाइन करके बता देने हैं कि अटेंडेंस भी ज़रूरी तो है डेफिनेटली, उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होंगी, क्योंकि आप लेक्चर भी मिस ना करेंगे। लाइव का कुछ और होता है और आप रिकॉर्डेड सुन रहे हो वो कुछ और चीज़ है। प्लस फिर आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी कुछ आ जाती है, कुछ जिस तरह आपको टास्क मैं दे सकता हूँ और वो टास्क LMS पे होगी और LMS पे आप वो उसको फिल करके जमा कराएंगे। कुछ क्विज हो सकता है, कुछ होम बेस्ड असाइनमेंट टास्क दी जा सकती है, आप उसको सबमिट करा सकते हैं, वो सबमिट करा के ग्रुप में आप करा सकते हैं या ईमेल में आप करा सकते हैं, और उसका भी एक डेडलाइन होगी। अगर आप सिस्टम पे LMS पे कराएंगे, अगर टीचर डेडलाइन को दे रहा है कि भाई ये इतने दिन में या इस टाइम फ्रेम में करनी है, तो आपने उसी वक्त करानी है, उसके बाद वो किसी की सबमिट नहीं होती। अगर आप पर्सनल ईमेल पे ग्रुपों पे मेल करते रहेंगे वो तो आप किसी वक्त ईमेल कर दें, किस वक्त भी बाद में करते रहेंगे, जी मैंने तो ईमेल कर दी ऐसे। तो वक्त के साथ साथ ये जो LMS सिस्टम है, ये जो ऑनलाइन क्लासेस की चीज़ें होती हैं उस